नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारी मेहमान हैं मेरठ की रहने वाली अनुभूति चौहान जी, जो अभ्युदय सोसाइटी की अध्यक्षा हैं। साथ ही साथ महिला उत्पीड़न के खिलाफ वो तमाम तरीके से आवाज़ उठाती हैं। तो हम आज उनसे बात करेंगे उनकी अभ्युदय सोसाइटी के बारे में और महिलाओं के जो उत्पीड़न हो रहे हैं उनके क्या कारण हैं और कैसे उनसे निपटा जा सकता है, कैसे उनको समाज से बाहर किया जा सकता है। सबसे पहले स्वागत करते हैं अनुभूति जी का। अनुभूति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार। तो हमारा पहला सवाल है, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपने जो सोसाइटी बनाई उसका क्या कारण है और किन लोगों को उसके जरिए आप मदद दे रही हैं? हमारी अरुणोदय सोसाइटी पिछले 17 साल से काम कर रही है। और सबसे पहले तो मेरे लिए वुमेन एम्पावरमेंट ही आता है, महिलाओं को सशक्त बनाना, महिलाओं को आगे लाना, महिलाओं के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना जिसमें वो आगे आके अपने आप के इतनी स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बने और आगे बढ़ती चली जाए। और दूसरा, कैंसर अवेयरनेस के लिए मैक्स के साथ टाई अप करके बहुत अवेयरनेस कैंप लगाए हैं, बहुत अवेयरनेस बड़े बड़े प्रोग्राम्स करे हैं और करते रहते हैं कैंसर अवेयरनेस के लिए। और तीसरा, पर्यावरण को लेके अब तक 20,000 से ज्यादा पौधे हम लगा चुके हैं, प्रशासन के साथ मिलके, मीडिया के साथ मिलके। पूरी संस्था में 200 से ऊपर मेंबर्स हैं, सब अपना अपना कार्य करते हैं अच्छे से। और बाकी एनजीओ का एक मतलब ही होता है कि कितना आप समाज के लिए क्या क्या योगदान कर सकते हैं। तो गरीबों में कंबल बांटने से लेके, बच्चों के सह शिक्षा अभियान से लेके, और गायों की सेवा, जानवरों को कहीं भी कोई प्रॉब्लम रास्ते में देख रहे हैं तो उनके लिए, मतलब एक दया वाला भाव है हर किसी के मन में कि समाज में आप अगर किसी ऐसी व्यवस्था को देख रहे हैं जहां हमारी जरूरत है तो आप बिना सोचे अपनी गाड़ी को रोकिए, विराम दीजिए, अपने एक्टिवा या उससे उतरिए और उनके लिए जो कर सकते हैं आप करिए। चाहे वो खाने के पैकेट बांटने से लेके, लॉकडाउन में सैनिटाइजर्स और डॉक्टर्स को किट बांटने से लेकर, ऐसा कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो हम लोगों ने जिसमें हमने कार्य ना किया। तो ये समाज सेवा की भावना कैसे आई? मतलब घर में इसके पहले कुछ लोग थे या कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? वैसे तो कहते हैं कि सब चीजें ब्लड में चली आती हैं। तो मेरे दादाजी स्वर्गीय श्री देव प्रकाश शास्त्री जी, वो दिल्ली के चेयरमैन थे, उनके नाम की एक रोड बनी हुई है दिल्ली में, राजेंद्र नगर में, श्री देव प्रकाश शास्त्री मार्ग। तो वो स्वतंत्रता सेनानी थे और इतना जबरदस्त जज्बा था उनके अंदर समाज की सेवा का कि मैं तो, मुझे लगता है शायद 10% भी नहीं कर रही हूँ जितना वो करते आए हैं। आगे आगे कोशिश रहेगी कि उनका नाम रोशन कर सकूं और अपने एक पहचान जैसे उन्होंने बनाई अपनी, उनको भी ऊपर बैठ के गर्व हो कि हाँ ये मेरी पोती है। तो फ्यूचर प्लान क्या है आपके अभ्युदय सोसाइटी के साथ में? सर, मैं अरुणोदय सोसाइटी के साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीजों से जुड़ी हुई हूँ। दिल्ली वुमेन फुटबॉल को चेयरमैन, और वर्ल्ड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, और महिला मानव अधिकार, और महिला उत्पीड़न, PVNL, UPPCL। तो मेरे पास कम से कम 10-12 ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें कहीं ना कहीं मेरा एक ही उद्देश्य रहता है कि महिलाओं को सशक्त बना के कैसे आगे लाया जाए। जैसे मैंने देखा वुमेन फुटबॉल में बहुत ही पिछड़ा हुआ है महिलाओं का वर्ग, तो उत्तर प्रदेश में तो हालात और खराब हैं। तो मेरठ का सबसे पहला फुटबॉल मैच कराया गया बाहर से टीम बुलवा के, हरियाणा से, और उनके वो ऐतिहासिक मैच था कि वो मेरठ के इतिहास में पहली बार वुमेन फुटबॉल मैच हुआ था, जिसको बहुत अच्छा प्रशंसनीय कार्य बताकर सभी ने बहुत ही उत्साहवर्धन किया हम सभी का। और इसी तरह से महिलाएं, ऐसा कोई किसी का रात के 12 बजे भी कोई कॉल आता है उनकी परेशानियों को लेकर, तो जितना हमसे बन पड़ता है हम उनका सहयोग करके उनको सॉल्व करते हैं। और हर तरह से साथ हैं, किसी को पढ़ाई की दिक्कत है, जो योजनाएं आ रही हैं, अब हम नया उद्देश्य लेकर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो योजनाएं निकाली हैं तो उसमें ऐसी बहुत योजनाएं हैं। अभी एक जो योजना है, कल ही आज ही डिस्कस हो रहा था महिला कल्याण अधिकारी के साथ, सुमंगला योजना, तो उसमें 34,000 का लक्ष्य हमारा रहेगा कि इतनी कन्याओं तक
हम उनको उन योजनाओं को लाभान्वित करवा सकें। तो इसको तो एक ऐसी दौड़ है कि जितना बन पड़ेगा उतना करेंगे। अभी आपने महिला फुटबॉल की बात किया, क्या मेरठ में कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो फुटबॉल खेलती है या टीम बना के कुछ कोई टीम बनाई हो? बिल्कुल है, लेकिन उनको पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। बिल्कुल है, और इसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। बहुत जल्दी ही कुछ ये लॉकडाउन और कोरोना की वजह से चीजें स्थगित हो गई, वरना अब तक तो एक जो प्लान था ब्रेन में सारा वो आ गया होता धरातल पे। अभी तो वो पाइपलाइन नहीं है क्योंकि चीजें अटक गई हैं, क्योंकि अब बच्चे ही नहीं आ रहे हैं विद्यालयों में और हम भीड़ और टीम और प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जान है तो जहान है। सुरक्षा जितनी भी हम ऑनलाइन और थोड़ा थोड़ा ही कर पा रहे हैं उतना प्रोवाइड कर पा रहे हैं। ऑनलाइन कोचिंग हमने करवाई प्लेयर्स की, बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ। हमारी अर्जुन अवार्डी अलका तोमर हो गई हैं, करीमा चौधरी हैं, अनु तोमर हैं, तो बहुत अच्छी जो नेशनल अवार्डीज हैं ये हमारे साथ हैं। तो बहुत उत्साहवर्धक, उनको हम उत्साह बढ़ाते रहते हैं खिलाड़ियों का, तो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अच्छा, जब पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात होती है तो ये कहा जाता है कि महिलाओं पे वहाँ दबाव ज्यादा है घर परिवार का, बाकी के उत्तर प्रदेश या दूसरे हिस्सों के। आप क्या मानती हैं? मुझे लगता है शायद ये गलत है, क्योंकि मैंने जो आंकड़े देखे हैं, मैं तो इस क्षेत्र में हूँ, इतने सालों से काम कर रही हूँ, और उसमें जो केसेस आते हैं उनकी भी हम स्टडी करते हैं सारी। तो आई थिंक यूपी, पूरब और बिहार की स्थिति शायद ज्यादा दयनीय है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा क्या है कि इधर हल्का सा मॉडर्नाइजेशन है, महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में थोड़ी नॉलेज है। मैं एक गरीब तबके की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक स्लम एरिया की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो रेशो है लेडीज का, वो चाहे वो फैशन हो, स्टडीज हो, हायर स्टडीज हो, जॉब्स हो, एक कॉन्फिडेंस लेवल हो, देयर इज मच बेटर देन द अदर एरियाज ऑफ रूरल एरियाज। मैं इस स्तर से पहुंची हूँ कि इधर की स्थिति ज्यादा अच्छी है उधर के एरिया से। लेकिन एक पक्ष ये भी तो है कि वहाँ खाप पंचायतों का भी एक हस्तक्षेप है, जातीय लेवल पे पंचायतें हैं, उनका अपना दबाव है, और इस तरीके की तमाम घटनाएं होती हैं जिनमें इन पंचायतों का हस्तक्षेप दिखता है, और खास तौर पे ये महिलाओं के खिलाफ ही इनके आदेश ये होते हैं। हाँ, मैं जाति का पर्टिकुलर नाम नहीं लेना चाहूंगी। बिल्कुल है, ये आपने बहुत सही पॉइंट उठाया है, मुद्दा उठाया है। एक क्षेत्र और एक जाति इस तरह की है कि उनमें सब कुछ जो प्रधान ने बोल दिया, जो पंचायत ने फैसला सुना दिया, वो सर्वमान्य है, और ये बेहद दुखद है। इसे साफ पता चलता है देयर इज अ लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ अवेयरनेस। उनको अधिकारों का पता ही नहीं है महिलाओं को, और एनजीओ हम लोग पहुंच तक अंदर बीहड़ इलाकों तक पहुंच के उनके अधिकारों के लिए जागरूक भी करते हैं, पर ये एक असीमित सा एक क्षेत्र है, दायरा है। पता लगा कि 10 को करा तो 20 रह गई, उस एरिया तक पहुंच ही नहीं पा रही हैं, घरों तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। आज भी अब जैसे कि आप देखिए दादी चंद्र तोमर, और उनको आप मूवीज में भी उन्होंने दिखाया किस तरह से वो बाहर निकल के आई थी, कितने कठिन परिश्रम और परेशानियों। तो ऐसा बहुत एक अलग तबका है जिसके अंदर इस तरह का बिल्कुल माहौल है, और कोशिश की जा रही है कि वहां से भी ऐसा नहीं है, उन परिवारों में से भी एक एक लड़कियां निकलनी शुरू हुई हैं कि वो बाहर कुछ कर पा रही हैं। और लेकिन हाँ, बिल्कुल दुखद स्थिति है कुछ क्षेत्रों में। और आप लोग जब ऐसे लोगों से मिलते हैं, ऐसी महिलाओं से मिलते हैं, उनके परिवारों से मिलते हैं, उनको समझाने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग समझते होंगे, कुछ नहीं भी समझते, किस तरीके की मुश्किलों का सामना आप लोगों को करना पड़ता है इन लोगों को समझाने के लिए? हम लोगों को जो हमारी टीम जाती है, सबको हमने मोस्टली यंगस्टर्स गर्ल्स को वो किया है। तो वो कहती हैं कई बार उनको बहुत ही जलील तक कर दिया जाता है, कई बार उनको बहुत ही अप्रिशिएट किया जाता है कि यस, जैसे वो अगर 50 औरतों की उसको इकट्ठा करके कुछ समझा रही हैं तो डेफिनेटली सब पे असर तो करता है, पर ये डिपेंड करता है घर जाके उसको अंजाम क्या मिलेगा, उनको क्या सुनने को मिलेगा अपने जो मेल वो हैं। जैसे कि मैं 2 लाइन इसमें बोलना चाहूंगी। नरकृत शास्त्रों के सब बंधन है नारी ही को लेकर, अपने लिए सभी सुविधाएं पहले ही कर बैठे नर। तो ये जो लाइनें लिखी गई थी ना, ये शास्त्र इन्होंने अपने अपने फेवर के बना लिए जेंट्स ने,
तो ये कहीं ना कहीं ऐसे इलाकों में जब देखती हूँ ना, तो ये 2 लाइनें पंक्तियां एकदम सटीक बैठती हैं उन पर, कि वो अपनी सुविधाओं के हिसाब से ही सारे रूल्स रेगुलेशंस बना लेते हैं कि भाई तुम्हें घर संभालना है, ये सब करना है। इट्स अ गुड थिंग। जितनी भी ऑफिसर्स हैं वो भी तो घर संभालती हैं, तो घर संभालने के अलावा भी औरतों को आगे आने का एक पूरा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। और बड़ा दयनीय रहता है हमारे लिए, कई बार हमें अप्रिशिएट होता है, 50 में से 5 तक वर्क कर जाती हैं जो बातें हम समझाते हैं लोगों को, महिलाओं को, लड़कियों को, लेकिन बहुत जगह नेग्लिजिए, मतलब बहुत ही अजीब सा भी व्यवहार देखने को मिलता है। तो मतलब शहर की औरतें हैं, मॉडर्न है, क्या सिखा रही हो, हमारे घर में आके देखो हमारी स्थिति, वही सुबह उठना, वही गोबर उठा के फेंकना, वही गायों की सानी करना, मतलब बहुत टफ लाइफ है, देयर इज वेरी टफ लाइफ कुछ इलाकों में। नहीं, बहुत सारे खैर अच्छे भी इलाके हैं जहां हमने देखा है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में महिलाएं बराबर काम कर रही हैं, वो अपनी जॉब भी करती हैं, कैरियर भी है, बिजनेस भी है, उसके बाद भी गांव और खेत खलिहान भी देखती हैं। बाकी इस प्रदेश में ऐसी हालत नहीं है, अगर कोई जॉब कर रहा है तो खेत खलिहान छोड़ देता है। तो इस मामले में मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तारीफ भी करता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं महिलाओं पे दबाव है पुरुषों का कि वो चाहकर भी कुछ चीजें नहीं कर पाती। सर, पुरुष प्रधान देश तो पूरा ही है हमारा, लेकिन कुछ इलाके, कुछ जिले बहुत ही ज्यादा पुरुष प्रधान हैं, जहाँ महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय है। ये तो हमारे इलाकों में मैक्सिमम में इतनी लड़कियां पढ़ने लगी हैं आजकल, ऐसे 2-2 बच्चे होते हैं सबके मैक्सिमम, तो वो लड़कियों को लड़कों जैसी परवरिश और कॉन्फिडेंस लेवल देते हैं। तो स्थितियां बदल रही हैं बहुत हद तक, लेकिन अभी भी आप मान के चलिए 40% तो ऐसा एरिया होता है जहाँ स्थिति अभी भी सोचने लायक। आपने जब शुरू किया तो आपके परिवार का सपोर्ट कैसा रहा, और जो करीबी लोग थे उन सबका? मैं क्षत्रिय हूँ, तो आप जानते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा सपोर्ट तो नहीं मिला होगा मुझे, तो लेकिन जब अच्छे कार्य करती चली गई, अप्रिसिएशन मिलता चला गया, तो शायद उन लोगों, घर वालों ने भी एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया कि शी इज डूइंग समथिंग गुड फॉर द सोसाइटी। तो इसीलिए कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा वो अप्रिसिएशन मिलने लगा, हिम्मत बढ़ने लगी, आगे आने का जज्बा मिलने लगा, और परिवार का सपोर्ट भी मिलने लगा। आपने फैशन की भी कुछ प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया था, मुझे याद आ रहा। सर, इट वॉज बहुत पुरानी बात हो गई, व्हेन आई वॉज टू यंग, समझिए 10 साल पुरानी बातें हो गई है। तो एक बार वो क्वीन कॉन्टेस्ट हुआ, एक बेस्ट स्माइल कॉन्टेस्ट हुआ, तो यूपी में आ गई पोजीशन, इंडिया में टॉप 20 में सेलेक्ट हो गई, 18 नंबर पे आ गई। डावर का स्माइल कॉन्टेस्ट हुआ था। तो बस एक टाइम था, शायद वहीं से कॉन्फिडेंस लेवल आने लगा कि कुछ करना है सोसाइटी के लिए, कुछ यहीं से एक हिम्मत आती चली गई। जो स्माइल कॉन्टेस्ट पहला पड़ाव था ये जो स्माइल कॉन्टेस्ट था, थोड़ा इसको विस्तार से बताइए, लोगों को पता चले कि भाई अनुभूति जी की जो स्माइल थी वो देश में 20वें नंबर पे थी। 18वें नंबर पे थी सर, टॉप 20 सेलेक्ट हुए थे। अच्छा। हाँ जी, और यूपी से फर्स्ट पे थी। तो जो है डाबर का एक कॉन्टेस्ट आया था हिंदुस्तान न्यूज़पेपर के थ्रू, तो उन्होंने उसमें कुछ फोटोज मंगाए थे। फिर जब फर्स्ट राउंड में सारे सेलेक्ट हो गए, देन सेकंड राउंड में कुछ और कंडीशंस डाल के फोटो मंगाए थे कि इस तरह की फोटो होनी चाहिए कि उसमें आपके सारे क्लोजअप, पूरे दांत दिखने चाहिए उसमें। तो बस तब थे दांत सुंदर, यंग थे, तो अपना हो गया सिलेक्शन हुआ, फिर यूपी लेवल पे हुआ, देन इंडिया। अब तो बहुत आगे तो बस ये है कि अब समाज के लिए कुछ करना है, यही सुंदरता है, जो आप समाज के सुंदर बना पाए, तो आप इससे ज्यादा क्या सुंदरता होगी। तो जब स्माइल कॉन्टेस्ट में आपने हिस्सा लिया था तो आपको क्या लगा था कि हम कैसे, कहाँ तक मुकाबला कर पाएंगे? मुझे लगा फर्स्ट राउंड में आउट हो जाएंगे, इतना पूरे इंडिया से हो रहा है, तब तो हमें यूपी का ही आइडिया था कि यूपी से ही होगा। तो लेकिन बहुत आश्चर्य हुआ था जब सेकंड राउंड के लिए हुआ, जो फाइनल कॉल के लिए पूरा गिफ्ट पैकेज और पूरा सब कुछ आया, बहुत कुछ उन लोगों ने भेजा था। तो बहुत खुशी हुई, न्यूज़पेपर्स ने पूरा पब्लिश किया उसको कि अनुभूति चौहान की स्माइल बेस्ट है मेरठ में, यूपी में, नॉट ओनली ऑन द इंडिया में भी पोजीशन है। तो अच्छा लगा बहुत, ऐसे ही तो कॉन्फिडेंस आया, वरना तो मैं टीचिंग में रही हूँ शुरू से, 25 साल से पढ़ाती हूँ बच्चों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसी भी चीज में आ सकते हैं। वो तो बाई चांस कहीं जज बन के गई हुई थी, तो वहीं से वो आया, अनाउंसमेंट हुआ, जबरदस्ती मेरी फ्रेंड ने फोटो भेज दी, इवन मैंने भेजी भी नहीं थी।
तो अभी जब आप बच्चों को नहीं आती है। आपने एक लंबे समय बच्चों को भी पढ़ाया, अभी पढ़ा रही हैं, क्या अपने समय और आज में क्या अंतर देख रही हैं दोनों पीढ़ियों में? लैक ऑफ पेशेंस, लैक अच्छा। ऑफ संस्कार। हम्म। पहले हमारे लिए गुरु गुरु होते थे, हम्म। आज के टाइम में गुरु गुरु होते ही नहीं है शायद हम्म। मैक्सिमम बच्चों के लिए। हम्म। पता नहीं किस तरह की परवरिश है, संस्कार मिल रहे हैं मैक्सिमम। हम्म। कि पहले हमारे यहाँ पिटाई हो जाती थी बच्चों की, तो हम्म। कोई पेरेंट जाके बोलते भी नहीं थे कि क्यों मारा है मेरे बच्चे को, भी सही मारा होगा हम्म। सुधारने के लिए। हम्म। आजकल तो केस हो जाते हैं हैंड टू हैंड कि आपने मेरे बच्चे को हाथ लगा दिया, आपके ऊपर केस कर रहे हैं हम। हम्म। तो ये मुझे तो नहीं लगता ये सब कुछ सही है। हम्म। हमारा भी एक बच्चा है, तो हम कभी नहीं पूछते जाके टीचर से कि क्या क्यों मारा आपने या क्यों डांटा उसको। हाँ, बस इतना जानना चाहते हैं कि हम कहाँ सुधार कर सकते हैं इसमें। तो अब बच्चों को इतना पेशेंस लूज रहता है, उनका जरा सा कुछ कह दो एग्रेसिव हो जाते हैं और बहुत टशन में रहते हैं। कभी किसी को पैसों की टशन है, किसी को पेरेंट्स, मतलब कुछ आप ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। जबकि मैं तो बहुत स्ट्रिक्ट टीचर्स में से आती हूँ। मैं तो जब मुझे लगता है कि कान मरोड़ना है, थप्पड़ लगाना है, जहाँ जरूरत है मैं कर देती हूँ टाइप। लेकिन फिर भी मैंने देखा है कि वो आदर संस्कार, पहले बच्चे आते थे पैर छूते थे, आशीर्वाद लेते थे, सब कुछ सोचते थे कि आपकी वजह से है। आजकल तो उन्हें लगता है कि हमारी अपनी मेहनत है, आपको तो हम फी पे कर रहे हैं। तो बहुत फर्क आ गया, तो जमीन आसमान का फर्क है पिछले 10 सालों में। मतलब एक स्टूडेंट और टीचर के बीच में पैसा भी आ गया, ऐसा बहुत ज्यादा आ गया। पेरेंट्स ने शायद उनको कुछ ऐसा भर देते हैं ब्रेन में कि हम तो फी पे कर रहे हैं, इफ यू डोंट लाइक हियर तो आप कहीं और जाइए, टीचर है ट्यूटर है, नॉट अ टीचर। तो मैं केवल अपने लिए तो नहीं कहूंगी, टचवुड भगवान ने मुझे बहुत अच्छे स्टूडेंट्स दिए हैं हमेशा। वो एक फ्रेंडली परिवर्तन पूरे समाज। हाँ, दो चार तो केसेस हम भी झेलते हैं, ऐसी बात नहीं है, और हमें दिख जाता है कि एक ऐसी फैमिली को बिलोंग करते हैं बच्चे। अच्छा, आखिरी में एक सवाल है कि जो महिला उत्पीड़न की बात हो रही है, इसको कैसे, भाई बहुत सारे कानून बन गए, जागरूकता भी आ गई, फिर भी अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। क्या कुछ किया जाना चाहिए जिससे समस्या का समाधान हो? अभी लॉकडाउन के दौरान बहुत केसेस बढ़े हैं, सबसे ज्यादा यूपी में आए हैं। लगभग 23,000 तो लाइव, मतलब वो कंप्लेंट्स लिखी गई हैं। बाकी आप सोचिए कि हम लोग ऐसे परिवारों से होते हैं, मैक्सिमम लेडीज, कि वो थाने तक पहुंचती ही नहीं है। ना जाने कितने तरह के उत्पीड़न होते हैं। 23,000 तो हमें दिख रहे हैं, हो सकता है 23 लाख हो सकता है, जो भी आंकड़ा है, आई कांट से एनीथिंग। तो लेकिन इसमें यही है कि खुद का आत्मनिर्भर होना, पढ़े लिखा होना, वो आपको सशक्त बनाएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप करेगा, आपके अंदर एक जागरूकता लाएगा कि क्या चीज आपके लिए गलत है, क्या चीज आपको सहन करनी है, क्या चीज आपको सहन नहीं करनी है। तो दो पहलू हो गए हैं। सरकार ने जो नियम कायदे कानून और सब बनाए हैं, उसका मिसयूज भी कर रही है आजकल लेडीज और शादी होती है, पूरे पूरे परिवारों को जेल में डलवा देती हैं, जरा जरा सी बात है। तो आप देखिए कितना मिसयूज भी हो रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं। इस दौरान महिलाओं से, मेरी लड़कियों से यही अपील रहेगी कि आपके यूज के लिए बनाए गए हैं वो नियम कायदे कानून, उनका कृपया मिसयूज ना करें। मतलब आप ये सोचिए, वो पूरा परिवार आपको बहू बना के लाया है, तो उसमें उनकी क्या गलती है कि आप उन्हें जरा जरा सी बात पे पूरे घर को दहेज में डलवा के डलवा। बहुत केसेस आ रहे हैं देखने में ऐसे। तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। बाकी लेकिन जो उनके लिए कानून बनाए गए हैं, उनकी मदद लें, अपने आप को सशक्त बनाएं, पढ़ें, आगे बढ़ें। महिलाओं को अपना वो मान के अनुसरण करें, जो महिलाएं सक्सेसफुल हैं उनको देख के अपनी तरक्की करें। इफ यू वांट टू बिकम प्लेयर तो आप प्लेयर बनिए, टीचर बनना चाहते हैं टीचर बनिए, प्लेन उड़ाना है तो प्लेन उड़ाइए, पॉलिटिक्स में जाना है पॉलिटिक्स में जाइए, लेकिन आप अपना आइडियल बनाइए किसी को, उसी क्षेत्र का, उसी को फोकस करिए। जैसे कि मछली की आंख देखी थी ना अर्जुन ने तीर चलाते टाइम, तो क्या हुआ था कि उन्होंने पूछा क्या दिख रहा है, कृष्ण जी ने पूछा था, उन्होंने कहा मछली, आंख दिख रही है मछली की। तो इसी तरह हमारे जीवन के लक्ष्य होने चाहिए कि हमारा फोकस क्या है, कि हमें ऐसे ऐसे डाइवर्ट नहीं होना चाहिए कि कठिनाइयां आ रही हैं, घर वाले नहीं मान रहे हैं। आप बिल्कुल फोकस सेट करिए अपना एंड गो देयर। और कुछ आप बताना चाहती हैं दर्शकों को? बस सर, आपसे आप इंटरव्यू ले रहे हैं, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। आप तो बहुत ही सबके फेवरेट उसमें से आते हैं। नहीं, मैं सोच रहा हूँ आप लोगों की बातें सामने आए। नहीं, आपने बहुत निकाल दी ऐसी ऐसी बातें भी जो मैक्सिमम सोसाइटी को पता ही नहीं है। स्माइल और कॉन्टेस्ट और ये सब चीजें तो मैंने हाइड कर रखी हैं। पर आज आपने निकाल दी होगी। इसी को कहते हैं। बहुत अच्छी बातचीत रही आपके साथ। और साथियों, आपको हमारी ये बातचीत कैसी लगी
आप जरूर देखिएगा और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अनुभूति जी से आपको कोई सवाल करने हो या उस क्षेत्र में रहते हैं तो उनसे आपको जुड़ना हो, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम लोग फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया अनुभूति जी, आपका भी और सभी साथियों आपका भी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार।